आप सबसे पहले थोड़ा दर्शकों को बताएं ईरान के बारे में, ईरान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। तो उस वक्त सफ़ियों का कंपटीशन था ऑटोमन से, जो कि आपको याद होगा कि उस वक्त की नई नई उभरती हुई पावर थे। तो ऑटोमन्स तो थे तुर्क और सुन्नी, और सफ़वी थे पर्शियंस। लेकिन उनको और अपनी आइडेंटिटी को निखार के लाना था, तो उन्होंने शिया मजहब चुना, और कुछ सालों में ही 1501 से उन्होंने पूरे ईरान को शिया कर दिया। तो 79 1979 जो है रेवोल्यूशन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, जी क्योंकि जी। उसी वक्त ईरान का रेवोल्यूशन हुआ था। क्योंकि 79 में रेवोल्यूशन हो गया, और उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको इराक से जोड़ के बताता हूँ कि कैसे उसने ईरान के अंदर के स्ट्रक्चर और ईरान की फॉरेन पॉलिसी को शेप किया। आयतुल्ला खुमैनी जब उभर रहे थे, शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, 1963 में उनको ईरान से एग्जाइल कर दिया था, उनको भगा दिया था। ईरान में शाह के खिलाफ खाली आयतुल्ला और शिया स्कॉलर्स नहीं खड़े हुए थे, लेफ्टिस्ट्स भी थे, जी जी। स्टूडेंट्स, सेक्युलर्स। खुमैनी को ये लगा कि भाई अगर रेवोल्यूशन को बरकरार रखना है तो सबसे पहले इनको ख़त्म करना पड़ेगा। एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करा जिसमें रेवोल्यूशन बरकरार रहे। यूके एंड वेस्टर्न पावर्स, हम्म। they have still have a very significant control over the oil. अगर आप मिडल ईस्ट में देखें तो वहाँ तो अमेरिकन और वेस्ट ने एक अंडरस्टैंडिंग बना ली थी, लेकिन आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत क्लियरली स्पष्ट कर दिया है कि उनको तेल ही चाहिए, और वो इसको ये बोलने में शर्माते नहीं है। बट अगर हम अनऑफिशियल सोर्सेज में जाए तो 35 से 40% चाइना का तेल ये ईरान से आ रहा था। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें वेस्ट ने एक जियोपॉलिटिकल। ऐसे क्या रेडिकल चेंजेस जो हैं वो आयतुल्ला खुमैनी ईरानी पॉलिटिक्स में लेके आए? आयतुल्ला खोमेनी का पूरा नाम है रूहुल्लाह मूसवी खोमेनी। मूसवी नाम आता है, शियाओं में ऐसा माना जाता है कि इनके 12 इमाम जो शुरू होते हैं हज़रत अली से, और 12वां इमाम कहते हैं कि जो मेहदी, ये माना जाता है कि मेहदी ऑकल्टेशन में चले गए, मतलब कि डिसअपीयर्ड, और वो एक दिन आएंगे। वो खोमेनी ने एक कंसेप्ट दिया जिसका नाम है विलायत फ़कीह। उसमें खोमेनी ने कहा कि जब तक 12वें इमाम यानी कि मेहदी नहीं आएंगे, तब तक जो फ़कीह होता है, जो जूरिस्ट है, उसके पास इस्लामी निज़ाम को चलाने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद जितनी पावर्स होंगी। जिस तरीके से ईरान का कंट्रोल अभी भी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, क्या आपको लगता है कि ये वीकन होगा, या आने वाले समय में आप कैसे देखते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर खाली ईरान की ही तेल को एक्सेस दे रहा होता तब तो बात कुछ और थी, लेकिन वो ऐसा स्टेट है जिसमें बाकी अरब देशों का भी तेल वहाँ से निकल के जा रहा होता है, और दुनिया का 20 से 25% तक जो तेल की खपत है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल के जाती है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे सबसे पहले तो अमेरिकन में ही आपस में डिबेट छिड़ गई है कि भाई कम से कम वॉर शुरू होने से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो खुला ही था, अब तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे फीस लगा रहे हैं। एसिमेट्रिक वॉरफेयर में जो स्पेशलाइजेशन हासिल करी है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक मोहरा नहीं है, वो बहुत सारे मोहरों में से एक चीज़ है जो वो हिंदुस्तान का और पर्शिया का बहुत पुराना रिलेशन है, हिस्टोरिक है। हाउ आर वी गोइंग टू गेट अफेक्टेड? बट आई डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस थॉट कि इजराइल हमारा एक अल्टीमेट फ्रेंड है, ईरान जो है हमारा एनिमी है। ये जिस तरीके से आयतुल्ला खामेनेई को मारा गया, आई थिंक वो जो शौक था कि कैसे आप जाके, जब बातचीत चल रही है, जब ओमानी लीडरशिप ने ये बोल दिया है कि हम मध्यस्थता करवा रहे हैं और मध्यस्थता सक्सेसफुल हो रही है, ईरान बहुत चीज़ों पे मान गया है, और उसके एक दिन बाद ही एक एयर स्ट्राइक होती है जिसमें आयतुल्ला खामेनी के साथ साथ बहुत सारे लोग, उनके फैमिली के लोग मारे जाते हैं। 90s में जब इंडिया पे ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ को लेके कश्मीर के ऊपर सैंक्शंस एक तरीके से आने वाले थे, दुनिया हमारे खिलाफ हो गई थी। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा वाज वेरी सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग एन इमेज कि इंडिया कश्मीर में बहुत जुल्म कर रही है, और इंडिया पे तो पूरी अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनको तो आइसोलेट करा जाना चाहिए। ईरान का बहुत बड़ा रोल था डिप्लोमेटिकली इंडिया को बचाने में। कहानी शुरू होती है 7वीं सदी से। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं करबला में शहीद हुए इमाम हुसैन। उनकी नस्ल, जिसको आयतुल्ला भी कहते हैं, किस तरीके से उसने ईरान की पॉलिटिक्स को बदल डाला 1979 में। ईरान रेवोल्यूशन, जिसने एक तरीके से पूरे मगरबी देशों को हिला दिया। वेस्टर्न पावर्स को झुकना पड़ा ईरान के रेजिस्टेंस को देख के, और जिस तरीके से आयतुल्ला ने पावर को कैप्चर किया, उसने हमेशा के लिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स को बदल दिया।
ये वो देश है ईरान जिसने वर्ल्ड ऑर्डर को हमेशा बदला है, और ये वो कंट्री है जिस पे कई सैंक्शंस टाइम एंड अगेन इम्पोज हुए हैं। इस एपिसोड के माध्यम से आज हम समझना चाहेंगे रिसर्च स्कॉलर और डॉक्टर प्रतीक जोशी से, जिनकी गहन रुचि है इस विषय में और काफ़ी अच्छा इन्होंने अध्ययन किया है इसके ऊपर। तो जानते हैं डॉक्टर प्रतीक जोशी से पिछले 1400 सालों का संघर्ष, प्रथम विश्व युद्ध का संघर्ष, द्वितीय विश्व युद्ध का संघर्ष, और आज जो हम तृतीय विश्व युद्ध के दहलीज पे खड़े हुए हैं उसका संघर्ष। हाल फिलहाल काफ़ी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, और स्पेशली पिछले एक महीना जो है वो बहुत टफ रहा है, और इसका इम्पैक्ट हर इकोनॉमी पे पड़ा है, हर नेशन पे पड़ा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्योंकि ये जो हिस्ट्री है काफ़ी काफ़ी मल्टी लेयर्ड है, हम्म, और हर बार मैं देखता हूँ काफ़ी न्यूज़ चैनल्स होते हैं, टीवी मीडिया होता है, वो इस तरीके से बहुत ही उसको एक ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से दिखाने की कोशिश करता है। बट जैसा कि आप और मैं, हम लोग कई बार इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि इस्लामिक पॉलिटिक्स इतनी आसान नहीं है समझना। जी जी जी। तो इस इंटरव्यू के थ्रू मैं, एक माध्यम के थ्रू मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले थोड़ा दर्शकों को, पहला सवाल मेरा जो है, जो आप मैं चाहता हूँ आपसे पूछना, वो ये है कि किस तरीके से हम इस्लामिक पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं और ईरान की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी। मैं अगर इसको संक्षेप में बताना चाहूँ आपके सवाल को, तो 16वीं सदी में ईरान शिया हो चुका था। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस वक्त जो ईरान में रूलिंग साम्राज्य आया, जिसको हम सफ़वी डायनेस्टी कहते हैं, तो उस वक्त सफ़ियों का कंपटीशन था ऑटोमन से, जो कि आपको याद होगा कि उस वक्त की नई नई उभरती हुई पावर थे। तो ऑटोमन्स तो थे तुर्क और सुन्नी, और सफ़वी थे पर्शियंस। लेकिन उनको और अपनी आइडेंटिटी को निखार के लाना था, तो उन्होंने शिया मज़हब चुना, शिया आइडेंटिटी चुनी, और कुछ सालों में ही 1501 से उन्होंने पूरे ईरान को शिया कर दिया। अब इससे होता ये है कि जब आप 18वीं 19वीं सदी में आते हैं और कलोनियलिज्म हमारे एशिया में नाफिज हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग उसमें फोर्स बन के कलोनियलिज्म आता है, तो यही पॉलिटिक्स जिसमें ईरान फिर उस हाशिए पे आता है। और मैं आपको ले जाता हूँ सन 1900 में, जिस वक्त सफ़ी खत्म हो चुके थे और कजर डायनेस्टी थी। तो कजर डायनेस्टी का जो राजा था, उसका मौज मस्ती में बड़ा रुझान था, और उसने बहुत बड़ा लोन लिया था अपनी यूरोप की ट्रिप फंड करने के लिए रशियन से। लेकिन वो क्योंकि लोन नहीं चुका पाया, तो उसने ईरान के पूरे रेवेन्यूज गिरवी रखवा दिए, और यहीं से एक लड़ाई शुरू होती है ईरान में पार्लियामेंट की और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। और दो बड़े तबके निकल के आए। एक थे जो लोग सिविल, जो लोग एक सेक्युलर ट्रेडिशन से आते थे, जो यूरोपियन तालीम हासिल करके आए थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरे थे जो ईरान में रिलीजियस स्कॉलर्स थे, जो ये कहते थे, आपको याद होगा हम आपस में बात करते हैं कि ये एक आइडिया जो है, जो इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और ये सॉवरेंटी तो खुदा के हाथ में होती है, ये इंसान नहीं बना सकता। तो जो हम झगड़ा 1970s में देख रहे थे शिया पॉलिटिक्स का, वही झगड़ा सन 1900 में शुरू हो चुका था। तो सन 1906 में ईरान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया, एक मजलिस बनी जो पार्लियामेंट्री एक इंस्टीट्यूशन निकल के आया, और वहीं से झगड़ा शुरू हुआ कि ये शिया स्टाइल से चलेगा या फिर ये थोड़े लिबरल स्टाइल से चलेगा। और ये करते 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 1979 एक ऐसा टाइम आया जब ईरान के जो क्लर्जी था, जो शिया स्कॉलर्स थे, वो जो 1906 में नहीं ले पाए थे, वो उन्होंने 1979 में शिया स्टेट हासिल करके रहा। तो कुल मिला के छोटा सा आंसर यही है कि जो शियाइट ट्रेडिशन है, वो पिछले 500 सालों से बहुत स्ट्रांगली ईरान में उभर के आया है। ईरान में जब पहलवी डायनेस्टी थी 1920 से लेके 79 तक, उन्होंने कोशिश करी थी कि ईरान को सेक्युलराइज करें, ईरान को वेस्टर्नाइज करें, और ये भी कोशिश करें कि प्री इस्लामिक ईरान के एट्रीब्यूट्स, सभ्यता को इस्लाम से ऊपर रख के दिखाया जाए। और यही चीज़ थी जो शाह ईरान के शाह को ले डूबी। तो ये
संक्षेप जवाब था। जी, तो 1979 79 1979 जो है रेवोल्यूशन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, जी, जी। क्योंकि उसी वक्त ईरान में रेवोल्यूशन हुआ था और जो आयतुल्ला खुमैनी है वो पावर में आए थे। जी, जी। और जो शाह थे उससे पहले के ईरान के, जो काफ़ी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड थे, जिन्होंने ईरान को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के तौर पे इस्टेब्लिश किया था। उनका जो आउस्टिंग हुई और जैसे-जैसे पावर जो है वो खोमेनी के पास ट्रांसफ़र हुई, आयतुल्लाह के पास, तो 79 से 80 के बीच, जी, 80 के जी। आस-पास, उसी वक़्त उसके बाद में ईरान-इराक का वॉर भी स्टार्ट हुआ, जो एक हुँ। बहुत ही 8 साल जो वर्ष 8 वर्ष लंबे अंतराल में चला था वो युद्ध। उस 8 साल के अंदर ईरान के अंदर बुनियादी बदलाव क्या-क्या आए और किस तरीके से उसने बाकी जियोपॉलिटिक्स को शेप किया? आज का ईरान जो आप देखते हैं, वो इसी वॉर ने उसको तब्दील करा। जी, क्योंकि 79 में रेवोल्यूशन हो गया और उसकी थोड़ी-सी हिस्ट्री मैं आपको इराक से जोड़ के बताता हूँ कि कैसे उसने ईरान के अंदर के स्ट्रक्चर और ईरान की फॉरेन पॉलिसी को शेप करा। जी, अच्छा, जब आयतुल्ला ख़ुमैनी जब उभर रहे थे शाह के खिलाफ, प्रोटेस्ट कर रहे थे, 1963 में उनको ईरान से एक्साइल कर दिया था, उनको भगा दिया था और वो बहुत साल इराक में छुपे थे। क्योंकि इराक में भी बहुत स्ट्रॉन्ग शिया पॉपुलेशन है, इराक में तो शिया मेजॉरिटी है, ये जी, आपको जी, भी जी। ये तो हम सबको पता है। और वहाँ पे वो नजफ़ में रहते थे। हुँ, हुँ। तो जब वो नजफ़ में रहते थे तो वहाँ पे उन्होंने बड़े लेक्चर्स देने शुरू करे और हुकूमत इस्लामी करके उनके लेक्चर्स की पूरी सीरीज़ रिकॉर्ड करके किताबों में आई। उनके जो कैसेट्स थी वो स्मगल होके पूरे ईरान में फैल गई थी, बड़े रेवोल्यूशनरी लेक्चर्स दिया करते थे वो। और उनके लेक्चर्स से ईरान के साथ-साथ इराक के शिया भी भड़कने लगे और उस वक़्त सद्दाम हुसैन जो कि तख्ता पलट करने वाले थे, वो वाइस प्रेज़िडेंट थे और पूरी पावर में बिल्कुल आने वाले थे। सद्दाम हुसैन को थ्रेट हो गया आयतुल्ला ख़ुमैनी से, उन्होंने उनको पहले ही भगा दिया। हुँ, और वहाँ से भाग के ये जाते हैं फ्रांस, वहाँ पे भी अपनी गतिविधियाँ जारी रखते हैं, ये थोड़ी-सी हिस्ट्री थी। 79 में जैसे ही ख़ुमैनी आते हैं, उनको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि ये जो रेवोल्यूशन है, ये कभी भी चैलेंज हो सकता है, कभी भी इसका एक काउंटर रेवोल्यूशन निकल के आ सकता है, क्योंकि ईरान में शाह के खिलाफ खाली आयतुल्ला और शिया स्कॉलर्स नहीं खड़े हुए थे, जी, लेफ्टिस्ट्स भी थे, जी, जी। स्टूडेंट्स, सेक्युलर्स। और एक छोटी-सी मैं आपको बात बता दूँ, एक बहुत बड़े स्कॉलर शिया जिन्होंने शिइज़्म, कुछ मॉडर्निटी और मार्क्सिज़्म भी मिक्स करा, उनका नाम था अली शरीयती। तो जो असल भड़काने का काम ईरान के यूथ को करा, वो अली शरीयती ने करा, जिन्होंने रेड शिइज़्म का थ्योरी दी। हालाँकि आपके मैं पॉइंट पे आता हूँ। तो यही चीज़ है कि रेड शिइज़्म भी एक कांसेप्ट आ रहा है जो कहता है कि भी हमें मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को यूज़ करना चाहिए और थोड़ी मॉडर्निटी को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेफ्टिस्ट्स वो भी लड़ रहे थे, तो जी। ख़ोमेनी को ये लगा कि भई अगर रेवोल्यूशन को बरकरार रखना है तो सबसे पहले इनको ख़त्म करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करा जिसमें रेवोल्यूशन बरकरार रहे। हुँ, और रेवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अलग स्ट्रक्चर बनाया। एक है कि गवर्नमेंट क्रिएट करी इन्होंने, जी, दूसरा पैरेलल स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने शुरू करे, जैसे जो हम बात करते हैं, हम खूब न्यूज़ में देख रहे हैं आईआरजीसी। जी, तो आईआरजीसी ईरानियन आर्मी से अलग है। आर्टिश इज़ द ईरानियन आर्मी जी। और रेवोल्यूशनरी गार्ड, जैसे नाम कहता है कि जो रेवोल्यूशन को बरकरार प्रोटेक्ट करने के लिए। तो तो क्या मैं सद थोड़ा-सा जी, 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 टोकूँगा जी, आपको, जी। तो क्या आपको लगता है ये बोल्शेविक्स पे आधारित था, जो ये एक और रूस का कितना इन्वॉल्वमेंट था इसमें? रशिया का तो ये बहुत बाद में इनकी कोऑपरेशन निकल के आई थी। लेकिन जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ हैं, वो हमने देखा कि आयतुल्ला ख़ुमैनी ने शियाइट थियोलॉजी से निकाला, क्योंकि आप अगर शिया इतिहास में जाएँ, तो जैसे हज़रत अली से शुरुआत होती है और जैसे इमाम हुसैन को मारा जाता है, करबला में? करबला में वो शहीद हुए। तो वो जो एक आइडियाज़ थे, वो शिया थियोलॉजी, शिया फेथ में बड़े स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ हैं। मार्टिरडम का तो कांसेप्ट आपको दोनों सेक्ट्स में मिल जाएगा, लेकिन शियाइट में क्योंकि एक चेन बहुत क्लियर है हुँ, कि वहाँ पे इमाम और इमाम की अथॉरिटी और ये रेजिस्टेंस, क्योंकि जैसे-जैसे शियाइट पॉलिटिक्स इवॉल्व करा, वो बहुत रेजिस्टेंस उन्होंने देखा उस वक़्त की ताकतों से, जिसमें कैलिफेट्स भी शामिल थे। तो वो एक आइडिया ख़ोमेनी लेके चलते हैं। तो ये थियोलॉजी से ज़्यादा कनेक्टेड इसमें कुछ आइडियाज़ थे। आपको जैसे 1920 में जब डाउनफॉल हुआ ऑटोमन एम्पायर का, तो उसने पूरी तरीके से
मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स को बदल के रख दिया था। जी जी जी। ब्रिटेन अगेन जो है इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज पैलेस्टाइन में उनका काफ़ी प्रेजेंस था। सऊदी एज अ स्टेट उन्होंने क्रिएट किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ईरान के अंदर एनर्जी पॉलिटिक्स शिफ्ट किस तरीके से हुआ और कैसे आप देखते हैं उसको? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम फेज है सन जी 1900 से 1920-25 के बीच जी का, जिसमें ईरान की सारी ऑयल पॉलिटिक्स, उसका सारा कंट्रोल अंग्रेज़ों के हाथ में आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईरान का जो कजर डायनेस्टी जब ख़त्म हो रही थी, उन्होंने ऑयल एक्सप्लोरेशन की राइट्स एक ब्रिटिश, एक यूरोपियन को दे दिए उन्होंने। और उन्होंने जब एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, जब अंग्रेज़ों ने अपनी कंपनी बनाई, तो उन्होंने पहले ही उस खत्म होती हुई ईरानियन डायनेस्टी को बहुत ही सस्ती कीमतों पर उनसे तेल खरीद लिया। कुल मिला के वो 80-85% जो अर्निंग्स होती थी वो खुद रखते थे, और एक बहुत छोटा-सा शेयर वो ईरानियंस को देते थे, ये बोल के, वो भी उसको नेट डिडक्ट करके। तो पहला तो ये था। दूसरा, ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर। ब्रिटिश ने जब वर्ल्ड वॉर में अपने नेवल शिप्स बनाने शुरू करे, तो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड वॉर में जो ऑयल कंजम्पशन थी, तेल की खपत थी, वो ब्रिटिशर्स ने ईरान से एक्सट्रैक्ट करनी शुरू करी। और ये अंग्रेज़ों को उस वक़्त पे समझ में आ गया था कि ये ज़्यादा दिन शायद से ना चले, क्योंकि एक दिन ईरानी उठ खड़े होंगे और हमसे ये हिसाब माँगेंगे। तो उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग ईरानियन जो अपना एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी को बनाया, उसमें ये लोग, इन्होंने काफ़ी पुश करा उस वक़्त, जो कजर डायनेस्टी जब कोलैप्स हो रही थी, और उस वक़्त पहलवी भी निकल के आ रहे थे। तो जो ट्रांज़िशन होता है ईरान में, जिसमें एक डायनेस्टी खत्म होके पहलवी डायनेस्टी आती है, उसमें अंग्रेज़ों का बहुत रोल रहता है। और दूसरा, ये पूरा का पूरा ईरान की ऑयल प्रोडक्शन को ये कैप्चर कर लेते हैं। मैं बस 20 साल आगे ले जाऊँगा, यही चीज़ 1940-45 के आसपास, ये जो ब्रिटिश ने अपनी ऑयल पॉलिटिक्स पे जो कंट्रोल जमाया इन्होंने ईरान में, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आता है, और बहुत स्ट्रॉन्ग एक सोशलिस्ट फोर्स बन के इमर्ज करता है। तो ये 50 सालों का एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है। ईरान पिछले समय में पुराने समय में टफ रहा है पावर स्ट्रगल का बिटवीन रशियंस एंड ब्रिटिश। और इनके आपस में अंडरस्टैंडिंग्स भी थी ईरानियन टेरिटरीज को लेके, बिकॉज रशियंस और ब्रिटिश कभी डायरेक्टली वॉर कन्फ्रंटेशन में एक दूसरे के साथ नहीं आए। ग्रेट गेम भी उसका एक उदाहरण है जो पाकिस्तान जैसे स्टेट का आउट हुआ था। तो जो मैं जानना चाहता हूँ आपसे, मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि यूके एंड वेस्टर्न पावर्स हुँ। they have still have a very significant control over the oil? अगर आप मिडल ईस्ट में देखें, तो वहाँ तो अमेरिकन्स और वेस्ट ने एक अंडरस्टैंडिंग बना ली थी, और 1960-70s तक ब्रिटिश और वेस्टर्न इंटरेस्ट्स ईरानियन ऑयल पर बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखते थे। 1979 जो रेवोल्यूशन, उसका एक मेन मकसद यही था कि जो वेस्ट का ईरान के तेल पर जो कंट्रोल है, उसको रेजिस्ट करना था। और हम अगर आगे भी जाते हैं, खासकर आज के टाइम पे अगर हम ट्रम्प की पॉलिटिक्स देखें, तो पहले के जो अमेरिकन इंटरवेंशंस थे, उसमें बात पहले शुरू होती थी कि हम डेमोक्रेसी लेने आ रहे हैं, फिर उसके बाद तेल की बात होती थी। लेकिन आज प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बहुत क्लियरली स्पष्ट कर दिया है कि उनको तेल ही चाहिए, और वो इसको ये बोलने में शर्माते नहीं हैं। हाँ, लेकिन ईरान के जो ऑयल रिजर्व्स हैं, मैं इसमें आपका जियोपॉलिटिकल एंगल में इसलिए लाना चाहता हूँ। ईरान पर पिछले 10 सालों में इतना प्रेशर बनाया गया है कि वो अपने तेल के एक्सपोर्ट्स को बिल्कुल नील पे लिया है। और सबसे बड़ा जो जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो वेस्ट देख रहा था, वो ये था कि चाइना की ऑयल डिपेंडेंसी खत्म करना। ऑफिशियली तो 15% 20% चाइना की रिक्वायरमेंट्स बताया जाता है कि वो ईरान से लेता है। बट अगर हम अनऑफिशियल सोर्सेज में जाए, तो 35 से 40% चाइना का तेल ये ईरान से आ रहा था। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसमें वेस्ट ने एक जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव इसमें से साधना चाहा है कि अगर ईरान को हम अभी काबू में ले आएंगे, तो ये जो स्मगलिंग करके चाइना में तेल जाता है, ये खत्म होगा। इंडिया पर भी आपको याद है बहुत प्रेशर बनाया गया, और इंडिया ने अपने बहुत सब्सटैंशियली। और तीसरी बात ये है कि ईरान का जो क्रूड ऑयल है, जो सिद्धार्थ जी,
रिफाइनिंग भी अलग एक इकोनॉमिक्स होती है। राइट। और हर जैसे वेनेजुला हो गया या अरब वर्ल्ड हो गया, ब्रेंट क्रूड हो गया, ये जो डिफरेंट डिफरेंट तेल की जो किस्में हैं, ये सेम क्वालिटी की नहीं होती हैं। सावर क्रूड होता है, स्वीट क्रूड होता है। तो ऐसे ही जो ईरानियन क्रूड है, इट इज सेड टू बी ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी। तो उसमें जो हमारे रिफाइनरी के जो सेटअप्स बने हैं दुनिया भर में, तो ये ऐसा कहा जाता है कि दे आर सूटेड फॉर स्वीट क्रूड, क्योंकि उसमें रिफाइनरी का इतना खर्चा नहीं आता है। तो ईरान का जो तेल है वो उसका उसको लेने का सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है, सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि वो रिफाइनरी के लिए बेस्ट सूटेड ऑयल है। आयतुल्लाह खुमैनी 1980 में पावर में आते हैं और एक कल्ट लीडर के तौर पे उभरते हैं। एंड खुमैनी का इतना वर्चस्व होता है कि उसका इम्पैक्ट हमने देखा। सलमान रुश्दी की किताब जो है उसके अगेंस्ट फतवा जारी किया था उन्होंने, द सैटेनिक वर्सेस के अगेंस्ट में। पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स, इस्लामिक पॉलिटिक्स हिल गई थी उस वक्त। और 80s का समय बहुत ही टर्बुलेंट टाइम था ईरान और ईरान की पॉलिटिक्स के लिए। मुझे आप बताइए कि ऐसे क्या रेडिकल चेंजेस जो हैं वो आयतुल्लाह खुमानी ईरानी पॉलिटिक्स में लेके आए? आयतुल्ला खोमेनी का पूरा नाम है रूहुल्ला मूसवी खोमेनी। मूसवी नाम आता है जो शियाओं में ऐसा माना जाता है कि इनके 12 इमाम हैं, जो शुरू होते हैं हज़रत अली से, और 12वां इमाम कहते हैं कि जो मेहदी, ये माना जाता है कि मेहदी ऑकल्टेशन में चले गए, मतलब ही डिसअपीयर्ड, और वो एक दिन आएंगे वो। और खोमेनी इसी टाइम पे ये जो शिया, ही वॉज अ शिया थियोलॉजिस्ट, और वो थियोलॉजी पे बहुत रेडिकल काम उन्होंने करा। और मैंने मूसवी इसलिए नाम लिया क्योंकि और जो 7वें इमाम हैं उनका नाम है इमाम मूसा, तो ये इमाम मूसा के लीनियज से आते हैं। तो खोमेनी ने एक कंसेप्ट दिया जिसका नाम है विलायत ए फ़कीह। उसमें खोमेनी ने कहा कि जब तक 12वें इमाम यानी कि मेहदी नहीं आएंगे, तब तक जो फ़कीह होता है, जो ज्यूरिस्ट है, उसके पास इस्लामी निज़ाम को चलाने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद जितनी पावर्स होंगी। तो ये एक बड़ा रेडिकल इंटरवेंशन था। अब इसमें लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत लोगों ने कहा है, लेकिन खोमेनी से पहले भी बहुत लोगों ने ये वाली बात कही थी कि एक फ़कीह होना चाहिए जो जूरिस्प्रूडेंस की सारी पावर जिसके पास हो। लेकिन उस वक्त तक, जब तक खोमेनी नहीं आए थे, तब तक ये डिफरेंसेस थे, तब तक ये डिबेट्स थे कि कितनी पावर होनी चाहिए। कुछ लोग कहते थे कि जी जो फैमिली मैटर्स और आपके जो शरिया लॉ को डिस्पेंस करने की पावर होनी चाहिए। कुछ लोग कहते थे कि नहीं नहीं, एक नहीं होना चाहिए, अलग अलग एक पूरा काउंसिल होनी चाहिए जो इन पावर्स को एक्सरसाइज करे। लेकिन खोमेनी आते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक फ़कीह होगा और एब्सोल्यूट पावर, ये पॉलिटिकल पावर भी उसके पास होगी। तो ये एक बड़ा रेडिकल कंसेप्ट है जो ईरान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 में ये उसको लिखवा देते हैं। और फिर ये रेवोल्यूशन को एक बड़ा जल्दबाजी में एक रेफरेंडम ही कराते हैं जिसको जनता एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये जो कंसेप्ट्स थे कि जो जब तक इमाम नहीं आता तब तक मैं एब्सोल्यूट, या फिर जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा उसके पास पूरी पावर होगी, तो वो अपने आप को उस स्टेज में डाल देते हैं। पहला तो ये था। दूसरा ये है कि वो ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसमें दिखाने को तो एक हद तक डेमोक्रेसी हो, लेकिन एंड में जो सारे वीटोज होंगे वो सुप्रीम लीडर पे होंगे। और आप ये भी देखिए कि खोमेनी है वो रेवोल्यूशन से निकल के आते हैं, तो वो एक बहुत कैरिज्मेटिक फिगर निकल के आते हैं। देखिए सिद्धार्थ जी, कंपेयर आप करें सुन्नी में जिसमें उलेमा हैं, जिसमें बड़े बड़े स्कॉलर्स को बहुत आला दर्जा दिया गया है, वो शियाओं में भी है। लेकिन शियाओं में ये स्पेसिफिकली माना गया है कि जो फैमिली है, जो प्रॉफिट मोहम्मद से निकल के जो हज़रत अली, हुसैन, इमाम हसन, इमाम हुसैन करते करते जो लीनियज है ना, इमामों के पास स्पेशल पावर होती है। तो इंटेलेक्चुअल ज्ञान तो ठीक है, ये तो इसको एनकरेज करा जाता है, लेकिन ये भी माना जाता है कि जो इमाम है, इमाम के पास और भी रूहानी ताकतें होती हैं जिसमें वो इस्लाम को और खूबसूरती से, मिस्टिक। यस, सो वो जो मिस्टिज्म है वो आयतुल्लाह खोमेनी ने उसको एम्बॉडी भी करा। तो हमें उनकी फिगर तो दिखती है कि इज अ रेडिकल क्लेरिक, और वो काफी आके भड़काऊ भाषण देते थे, ये एक उनका पब्लिक वो था। लेकिन
डीप डाउन आप उनकी राइटिंग्स में जाएं, जिस इस्लामी ट्रेडिशन से वो इंस्पिरेशन ले रहे थे, उसको इरफानी ट्रेडिशन भी कहा जाता है। तो एक शियाओं में जो अलग एक ट्रेडिशन है जिसमें बहुत मिस्टिसिज्म को वो दिया गया है, क्योंकि ये माना जाता है कि कुरान का और इस्लाम का जो असली मैसेज है वो जब तक आप मिस्टिक उसमें नहीं जाएंगे, और ये मैसेज भी उसको देने की पावर भी इमाम को है। तो ये एक मैं स्पेसिफिकली बस बताना चाह रहा था जी। नहीं, काफ़ी दिलचस्प है ये। और इसके साथ साथ आते हैं इस पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर। जी तो जी जी अभी सबसे बड़ा जो डिस्कशन डिबेट यही चल रहा है कि जिस तरीके से ईरान का कंट्रोल अभी भी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे, क्या आपको लगता है कि ये वीकन होगा, या आने वाले समय में आप कैसे देखते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की पॉलिटिक्स को? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर खाली ईरान की ही तेल को एक्सेस दे रहा होता तब तो बात कुछ और थी, लेकिन वो ऐसा स्टेट है जिसमें बाकी अरब देशों का भी तेल वहां से निकल के जा रहा होता है, और दुनिया का 20 से 25% तक जो तेल की खपत है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के जाती है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे सबसे पहले तो अमेरिकन में ही आपस में डिबेट छिड़ गई है कि भाई कम से कम वॉर शुरू होने से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला ही था, जी। अब तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे फीस लगा रहे हैं। और अभी खबर आई है कि ओमान के साथ कुछ बातचीत भी चल रही है कि इस पे फीस का टोल टोल का टैरिफ और टोल स्ट्रक्चर क्या तय किया जाए। ईरान का सिद्धार्थ जी, आप अगर पॉलिटिक्स देखें और मिलिट्री स्ट्रेटेजी देखें, ईरान को ये पता है कि दे आर ए वीकर पावर। ईरान ने कभी भी अपने को, आप ईरान का अगर डिफेंस डेवलपमेंट देखें पिछले 30 सालों में, उनको पता था कि अगर कोई वॉर होगी तो उन पे अटैक्स होंगे, उनकी लीडरशिप को मारा जाएगा। तो उन्होंने इसीलिए कोवर्ट कैपेबिलिटीज, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, और उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर्स और ऐसे डॉक्ट्रिन्स डेवलप करे कि अगर कल को कुछ प्रॉब्लम में वो आएंगे तो उनके पास 3 4 हथियार हैं। पहला तो शुरू होता ही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जो उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। दूसरा उनका ये है कि अगर कोई भी एनिमी कंट्रीज के, जो उनको लगता है एनिमी कंट्रीज हैं, जिसको जो अमेरिकन को एक्यूज करते हैं, जो भी उस विसिनिटी में अपने बेसिस बनाएगा वो उस बेस को अटैक करेंगे, उस बेस को दोबारा बनने नहीं देंगे। तीसरा ये भी कहा जा रहा है कि कुछ मैं स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में ये भी चहल पहल है कि कल को ऐसा ना हो कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और खर्ग आइलैंड लें, उसके बदले में ईरान दुबई में घुस जाए। तो ये भी बहुत ईरान अपनी तरफ से थ्रेट्स दे रहा है। तो ईरान ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर में जो स्पेशलाइजेशन हासिल करी है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक मोहरा नहीं है, वो बहुत सारे मोहरों में से एक चीज है जो वो कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये हमें उनका जो स्पेशलाइजेशन है ऑन एसिमेट्रिक वॉरफेयर, ये हमें बिल्कुल समझना होगा ये कि दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी टू डिफ्लेक्ट। जी मेरा इसी से एक और सवाल है आपसे। हाउ डू यू सी द हिस्ट्री ऑफ इसराइल एंड ईरान जी वॉरफेयर? और दोनों कंट्रीज जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिछले 30 40 सालों में इवॉल्व हुए हैं, टेक्नोलॉजी साइड पे, न्यूक्लियर साइड पे। एंड अहमदीनेजाद के समय में भी आप देखेंगे वेस्टर्न पावर्स ने बहुत सारे सैंक्शंस इम्पोज कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं दैट ईरान हैज़ ऑलवेज बीन हैज़ बीन अ सैंक्शन कंट्री। राइट राइट राइट। एंड मैं बताना चाहूँगा आपको, मुझे भी मौका मिला था आज से 4 साल पहले, जब वहाँ इलेक्शंस थे, हम्म। तो एज एन ऑब्जर्वर जाने का। बट समहाउ आई वाज टोल्ड कि आप वहाँ जाएंगे तो आप कभी यूएस आपको वीज़ा नहीं देगा। तो इस तरीके से जो ऑस्ट्रासाइज करना और नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करना, डू यू थिंक दैट हैज सीप्ड इनटू द मेंटालिटी ऑफ ईरानियन यूथ एंड ईरान कॉन्शियसनेस? देखिए, गुस्सा तो है वहाँ पे, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी यूथ की है, युवाओं की है, और हमने काफ़ी पिछले कुछ महीनों में बड़े खतरनाक प्रोटेस्ट्स भी देखे हैं। लेकिन सिद्धार्थ जी, अगर एक कंट्री हो जिसमें 9 10 करोड़ पॉपुलेशन हो, उसमें से अगर 1 करोड़ पॉपुलेशन भी हो जो हैवीली डिसिप्लिन्ड हो और जो स्टेट का पार्ट हो, तो 8 करोड़ 7 करोड़ भी कुछ नहीं कर सकते। ये मैं आपको जी एक प्रैक्टिकल पार्ट जी बता रहा बिल्कुल, हूँ। हाँ। एक तो है ये चीज़। दूसरा ये है कि जहाँ तक सैंक्शंस की बात है, वहाँ पे इन्फ्लेशन आप देखें, ईरानियन करेंसी का जो आप एक तरीके से डिवैल्यूएशन देखें, वो बिल्कुल ही ग्लोबली तो दे स्टैंड आइसोलेटेड। बट एट द सेम टाइम आप अगर ईरान की इकोनॉमी स्टडी करेंगे, वहाँ पे कम से कम 50 से 60% जीडीपी तो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ही कंट्रोल करता है। जैसे पाकिस्तान में हम एग्जांपल्स देखते हैं कि फौजी फाउंडेशन है जो सब चला रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फौजी फाउंडेशन का भी एक बहुत मैच्योर्ड वर्जन आपको ईरान में देखने को मिलता है, क्योंकि रेवोल्यूशन की आड़ में जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसने अपना एक पैरेलल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बना लिया है। पेट्रोकेमिकल से लेके रिफाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सब आईआरजीसी ने ही अपने अंडर ले लिया है।
और इन पे जो सैंक्शंस लगे थे, बहुत सीक्रेटली इन लोगों ने दुबई के थ्रू इतने बड़े-बड़े एक्सपोर्ट क्लैंडस्टाइन इन्होंने सीक्रेटली ऑयल स्मगलिंग के नेटवर्क्स बना रखे थे। और मैं आपको ये बताना चाहूँ, 2 महीने पहले इंडिया ने कुछ शिपमेंट्स पकड़े थे ईरान से आते हुए, और ये धीरे-धीरे हमें पता लगा कि वो ईरान के बहुत बड़े सिक्योरिटी लीडर अली शाम खानी, जो कि अभी अमेरिकन अटैक से मारे गए हैं, उन्हीं के बेटे की कंपनी थी। तो उन्होंने आईआरजीसी ने एक अपनी पैरेलल इकोनॉमी, बड़ा तगड़ा स्मगलिंग नेटवर्क बिठा रखा था उन्होंने, जिसमें ये कुछ ना कुछ करके ईरानियन इकोनॉमी वाज़ बीइंग प्रोपेल्ड, दैट इज़ वन थिंग। हाँ, बड़ा डिबेट ये है कि क्या ईरानियन यूथ सैंक्शंस और अमेरिकन प्रेशर के अंडर क्या ये ईरान के स्ट्रक्चर को तहस-नहस कर देगा? अभी तो हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आता दिखाई दे रहा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि ईरान का गवर्नेंस स्ट्रक्चर ही इसलिए ऐसा बनाया गया कि वो पर्सनैलिटी डिपेंडेंट ना रहे, वो स्ट्रक्चर डिपेंडेंट रहे। जी जी। एक के बाद एक लीडर मरता रहेगा, उसको मार देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा। और ईरानियन जो कोई भी मिलिट्री है, इंडिस्पेंसिबल नहीं है। इंडिस्पेंसिबिलिटी एक तरफ ये है कि इमाम ख़ोमेनी तो है नहीं, तो सब उन्हीं की ही एक तरीके से पर्सनैलिटी के इर्द-गिर्द सब घूम रहा है। लेकिन स्ट्रक्चर वाइज़ इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री। और जैसे हमने देखा कि आईआरजीसी का, या फिर हमने ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में कितने साइंटिस्ट्स को मारा गया, कितने अफ़सरों को मारा गया, लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल बिल्कुल बरकरार रहा। चाहिए। तो जहाँ तक दूसरी बात ये है कि 2-3 ग्रुप्स हैं जो फ़ॉरेन में रह के ईरान में बहुत ख़ासा दखल रखते हैं। एक हैं रिज़ा पहलवी, जो हमारे जो ये ईरानियन किंग, जो शाह के जी बड़े बेटे हैं, जी। अ, उनके बारे में काफ़ी ये आस लगाया जा रहा था कि ईरान जब इससे निजात मिलेगी। ट्रंप ने भी कहा था लोगों को कि आप घर में बैठे रहो, जब अटैक्स खत्म हो जाएँगे तो आप गवर्नमेंट ले लेना। लेकिन ये बांग्लादेश नहीं है कि शेख हसीना गई और कोई नया आदमी आ गया। ये नेपाल भी नहीं है। इट इज़ नॉट इवन इराक। वो रेवोल्यूशन इतना स्ट्रांगली इनग्रेन्ड है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स में कि रेज़ा पहलवी भी अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा एक ग्रुप है मुजाहिदीन खल्क, इनका भी 36 का आंकड़ा रहा है। ये एक तरीके से फ्रांस वगैरह में छुप के ये लोग काफ़ी एक्टिविटीज़ ईरान में करवा रहे थे, जिनकी हेड है मरियम राजावी करके। ये भी कुछ अभी मुझे दिख नहीं रहा कि ग्राउंड पे ये किस लेवल पे। तो वो जो हमें एक लिबरल और जो खुशी में नाचते हुए लोग दिख रहे थे, ये वो तो फोटो ऑप था, वो वो तो आई वो थिंक। फ़ोटो ऑप, वो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि उन लोगों में शायद से वो कैपेसिटी अभी तक नहीं है कि वो ईरान के पावर सेंटर्स को कब्ज़ा कर लें। तो अभी भी इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ ईरानियन गवर्नमेंट। और आपको याद होगा आयतुल्लाह खामेनेई जब मारे गए, उसके बाद एक ट्रांज़िशन, एक जो काउंसिल होती है 3 लोगों की, उसने अपना फैसला लिया कि इनके बेटे को, और एक ये भी थोड़ा चुटकुला सा टाइप चलने लग गया, जो अमेरिकन पॉलिसी का विरोध करते हैं, कि आपने किया कि आपने एक खमेनेई से दूसरे खमेनेई को आपने बिठा दिया फिर से। सो दिस इज़ नॉट अ पावर ट्रांजिशन, और दिस इज़ नॉट अ ट्रांसफर ऑफ चेंज ऑफ रेजीम, जो आप रेजीम चेंज जिसको आप कह रहे थे। सो दिस इज़ वेयर वी आर एट द मोमेंट। बात करते हैं हमारे देश की, हिंदुस्तान की। जी, जी। अ, हिंदुस्तान का और पर्शिया का बहुत पुराना जो है जी। रिलेशन है, हिस्टोरिक है। और इंडिया अपना हमेशा से एक नॉन अलाइन स्ट्रैटेजी लेके ही चला है। तो ऑब्वियसली हम लोग फोटोज़ देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के नेतन्याहू के साथ में काफ़ी, और एक तरीके का नॉइस भी है काफ़ी सोशल मीडिया हुँ। पे। लेकिन नॉइस पे नहीं जाते हैं। मुझे थोड़ा इसको इन डेप्थ आप बताइए कि हाउ आर वी गोइंग टू गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑनगोइंग टर्बुलेंस। क्योंकि एक युद्ध का पैमाना इतना ही नहीं होता कि आप सिर्फ 1 महीना 2 महीना उस चीज़ का आप उसका नुकसान झेलें। ऑफ लेटली बहुत साल बाद पता चलेगा कि भाई हमारे टाइज ने किस तरीके से इस पे संबंध उन पे आधार संबंधों पे उन पे असर पड़ा, चाबहार पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और इसके अलावा और भी जो हमारे जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। क्योंकि कुछ युद्ध पोस्ट जो है वो मार गिराए गए थे इंडियन ओशन में, हुँ। और इंडिया बीइंग अ बिग एल्डर ब्रदर, हम लोगों ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हुँ, हुँ, हुँ। आप देखेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि एक वाइड सेक्शन जो है हमारे कंट्री में भी अब वो ईरान को ओपन सपोर्ट कर रहा है अपने इंटरव्यूज में। मैं बाबा रामदेव का इंटरव्यू देख रहा था, हुँ, हुँ। तो ही ऑल्सो स्पोक इन द फेवर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एंड ईरान का साइड लिया। तो ऑब्वियसली कुछ लोग हैं जो इसराइल को
के ब्लाइंड सपोर्टर हैं, बट आई डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस थॉट कि इसराइल हमारा एक अल्टीमेट फ्रेंड है और ईरान जो है हमारा एनिमी है, बिकॉज ये अगर थॉट हम लोग लेके चलें तो हम लोग जियो पॉलिटिक्स को ढंग से समझने की स्थिति में नहीं है. तो एज अ जियो पोलिटिकल एंथुजियास्ट, एज अ स्कॉलर, what is your take on how it is going to impact India? मैं इसको सिविलाइजेशन से शुरू करता हूँ सिद्धार्थ जी। सबसे पहली तो बात ये है कि बहुत सारे शब्द हमारी जो बोलचाल जी भी है, चाहे कितने ही संस्कृत वर्ड्स हम आज के उसमें यूज़ करते हों हमारे बोलचाल में, फारसी वर्ड्स का बहुत महत्व है और वो अभी भी हमारी जी नॉर्थ इंडियन हिंदी डायलेक्ट का पार्ट है। पहला तो ये है ही है। और ये इतनी आसानी से तो जाने वाला नहीं है। दिस इज एक तो डिफ़ॉल्ट है। जी अब इसके आगे हम जाते हैं। देखिए, आज़ादी के बाद से पंडित नेहरू का एक आइडिया था कि वो ही वाज़ विद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को उन्होंने सपोर्ट करा। वो जो एक अरब वर्ल्ड के साथ उन्होंने सॉलिडारिटी रखी, जिसमें वो अरब वर्ल्ड सोशलिज्म, जमाल अब्दुल नासिर जो इजिप्ट के उस वक्त लीडर थे, तो उस डर से नेहरू जी जो चाहते थे कि हमारे अरब देशों से और हमारे अपने मुसलमान ना नाराज़ हों, तो उस वक्त उसकी वजह से हमने अपने इसराइल से ताल्लुकात कभी रखे नहीं। इट वाज ओनली 91-92 जब ऑफिशियल हम एक प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में जाते हैं। और ऑब्वियसली कारगिल वॉर तक आते आते आपने देखा कि कैसे इजरायली टेक्नोलॉजीज बिकम पार्ट ऑफ आवर मिलिट्री आर्सेनल। और कारगिल से शुरू होते होते अभी आप ऑपरेशन सिंदूर में देखो, तो जिसमें हमने देखा कि स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, ड्रोन्स, बहुत सारा इक्विपमेंट इसराइल से आया। तो ये एक तरफ तो ये है, चलिए ये तो हम मिलिट्री कॉपरेशन और स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर जाते हैं। हाँ, ईरान का ये ज़रूर हुआ है कि देखिए जिस तरीके से आयतुल्लाह खामेनेई को मारा गया, आई थिंक वो जो शौक था कि कैसे आप जाके जब बातचीत चल रही है, जब ओमानी लीडरशिप ने ये बोल दिया है कि हम मध्यस्थता करवा रहे हैं और मध्यस्थता सक्सेसफुल हो रही है, ईरान बहुत चीज़ों पे मान गया है, और उसके एक दिन बाद ही एक एयर स्ट्राइक होती है जिसमें आयतुल्लाह खामेनी के साथ साथ बहुत सारे लोग, उनके फैमिली के लोग मारे जाते हैं। तो ये एक बहुत झटका था, क्योंकि वी आर नॉट यूज्ड टू सीइंग दिस सॉर्ट ऑफ ब्रूटल अटैक, वो भी बिना बताए एकदम ये सब हो गया हो। तो वो एक साइकोलॉजिकली वो एक जरिया बना जिसमें लोगों को लगा कि ये गलत हुआ है, क्योंकि आप जब किसी कंट्री से नेगोशिएशन कर रहे हो तो बिना बताए, बिना किसी वार्निंग के आप ये कैसा कर सकते हैं। पहला ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इंडिया के अंदर की पॉलिटिक्स को देखें, तो देखिए इंडिया में जितने भी मुसलमान हैं उसमें से कम 18 से 20% तो शिया मुस्लिम्स हैं टोटल मुस्लिम्स में से। और उनकी खासकर जो कंसंट्रेशन है कश्मीर में एक सब्सटेंशियल, लद्दाख, लद्दाख में काफी है, कारगिल, कारगिल में. लखनऊ में आपको शिया जी सेंटर्स ऑफ लर्निंग मिलेंगे। दे हैव ट्रेसेस इन हैदराबाद। तो इनफैक्ट जो आपका लेट पोस्ट मुगल जो डायनेस्टीज आई, दे embodied शिया आइडेंटिटी। पारसी कम्युनिटी. पारसी कम्युनिटी आप देखें तो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्शियन इन्फ्लुएंस। तो वो एक ईथोस एक ले आके वो चाहे हमारी आज के कल्चर में वो हमें इतना ओवरटली ना दिखे, लेकिन कुछ कुछ रेमनेंट्स हैं उसके. कुछ कुछ जो आपका फॉर इंस्टेंस बॉम्बे का कॉस्मोपॉलिटनिज्म, यू कैन नॉट रिमूव पारसी एथिक्स एथिक्स, और इन द ब्रॉडर फ्रेम पर्शियन वो इन्फ्लुएंस आज भी है. सेंसिबिलिटीज फ्रॉम दैट। आज भी है. हमारा खाना है, चलिए बहुत लोग कहते हैं कि खाना नहीं, हम तो फिर रोटी सब्जी खा लेंगे, हम नहीं मानते। मैं ठीक है, वो भी है, लेकिन कुछ कुछ जो हमारा कॉस्मोपॉलिटनिज्म जैसा शेप हुआ है, हमारी ट्रेडिंग आइडेंटिटी, हमारी जो आइडेंटिटी शेप हुई है, उसमें आप इस चीज़ को डिलीट नहीं कर सकते। और आखिरी चीज़ यही है कि इंडिया एज अ कंट्री, हमारा फ़ायदा जितना ईरान के साथ है उतना इसराइल के साथ है। अब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि यू कैन नॉट, हम कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं रहेंगे कि हमें एक के बदले दूसरे को चूज़ करना पड़ेगा। ईरान, और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँ, ये बहुत लोग इसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं। 90s में जब इंडिया पे ह्यूमन राइट्स इश्यूज को लेके कश्मीर के ऊपर सैंक्शंस एक तरीके से आने वाले थे, दुनिया हमारे खिलाफ हो गई थी। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा वाज वेरी सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग एन इमेज कि इंडिया कश्मीर में बहुत जुल्म कर रही है और इंडिया पे तो पूरी अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इनको तो आइसोलेट करा जाना चाहिए। ईरान का बहुत बड़ा रोल था डिप्लोमेटिकली इंडिया को बचाने में। ये बहुत स्ट्रेटेजिक हमारे लिए विक्ट्री थी।
लेकिन कहीं न कहीं ये मैं देखता नहीं हूँ कि ये जो ईरान का रोल है उसको हमने कभी इतना एक्नॉलेज करा हो। एक्नॉलेज किया और जी, ये जी, आई जी। थिंक मुझे भी लगा ये काफ़ी रिसर्च स्कॉलर्स अब ओपनली इस बात को कह जी, रहे जी, हैं जी, कि जी, हम जी। लोगों को एक तरीके से कंप्लीटली एक ब्लाइंड फॉलो इसराइल का नहीं बनना और चाहिए। चाबहार जो था सिद्धार्थ जी, चाबहार क्योंकि ईरान के सीस्तान बलूचिस्तान एरिया में आता है व्हिच इज़ नियर टू द ईरान पाकिस्तान बॉर्डर, और वो एक ज़रिया भी था हमारे लिए जो सीधा पाकिस्तान को बायपास करके आप अफ़गानिस्तान में अपनी ट्रेडिंग रूट्स खोल जी, सकें। जी। लेकिन ये तो वॉर अभी आया है, लेकिन कुछ महीने पहले ही अमेरिकन्स के प्रेशर में इंडिया पर बहुत प्रेशर बनाया गया कि वो अपने चाबहार से जो प्रेज़ेंस है उसको बहुत हद तक टोन डाउन करे। अब ये क्लैरिटी तो हमारे सरकार से नहीं मिल रही है कि क्या हम पूरा ही पूरा चाबहार से निकल गए हैं, या हम सिर्फ चाबहार को जस्ट एज़ अ ट्रेडिंग रूट हम एक ट्रेडिंग पोस्ट यूज़ कर रहे हैं। बट येस, ईरान चाबहार से अपनी प्रेज़ेंस को हटाना, और दूसरी बात ये है कि चाबहार, मैं ये कोई एक्यूज़ेशन नहीं लगा रहा, लेकिन चाबहार क्योंकि पाकिस्तानी बलूचिस्तान के बिल्कुल बगल में है, चाबहार में जो जाता है उसको बड़ी खबर मिलती है कि पाकिस्तानी बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। और पाकिस्तानी बलोच और ईरानियन बलोच, इनमें आपस में भी संबंध है। संबंध है। सो ये एक बहुत स्ट्रैटेजिक एक तरीके से वो पॉइंट है जिसमें आप पूरा का पूरा ईरानियन एरिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, वो पूरा एक्सेस जो है वो आपके एक तरीके से कंट्रोल में आ जाता है। तो ये एक तरीके से हमारे लिए एक स्ट्रैटेजिक लॉस है जी, अमेरिकन जी, प्रेशर जी। में जो हम चाबहार से निकले। मतलब जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर जोशी आपका। थैंक यू सो एक मच। बहुत ही उम्दा तरीके से आपने इसको विश्लेषण किया इसका और एज़ अ जियोपॉलिटिकल एंथुसियास्ट जो भी हमारी ऑडियंस है, उसको काफ़ी आई थिंक इससे नॉलेज मिलेगा और इस चैनल के माध्यम से, इस एपिसोड के माध्यम से हमारा एक एंडेवर यही रहेगा कि जितना हो सके हम जियोपॉलिटिक्स के ऊपर एक अच्छा कंटेंट लेके आएँ। ऑडियंस को एंगेज रखें और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो एक सेकेंडरी और टर्शियरी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है जो फ्लो नहीं करती ज़्यादा जल्दी। उसको उनको स्कॉलर के खुद के हॉर्सेस माउथ से हम लोग जो है वो लेके आए ऑडियंस के सामने। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच।